उसके रूम की वॉल पर 2 A4 साइज के पेपर चिपके हुए थे। एक पेपर बोल्ड और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एक पेपर पर जस्टिस, और बगल वाले पेपर पर कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हुई थी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए थे, बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। जब रूम में से पेपर्स की इन फोटोज को पुलिस ने एविडेंस के तौर पर उठाया, तब उसकी डिटेलिंग कुछ जाकर समझ में आई। ये पेपर्स उसके अंत के दिनों की एक डिस्टर्बिंग तस्वीर दिखाते थे। इस शीट पर उसने अपने आखिरी 2 दिन यानी कि 8 दिसंबर और 9 दिसंबर की मिनट बाय मिनट शेड्यूलिंग लिखी हुई थी। क्या क्या उसने किया उस दौरान, वो सब उसने पॉइंट बाय पॉइंट टास्क अपने सारे लिखे हुए थे। पेपर के ऊपर हेडिंग थी, फाइनल टास्क बिफोर लिबरेशन। ये टास्क 3 सेक्शंस में डिवाइड किए थे उसने, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और एग्जीक्यूट फाइनल मूवमेंट। अतुल ने अपनी टोटल 32 टास्क लिखे जो उसने अपनी मौत से पहले कंप्लीट करने थे। हर टास्क सिस्टमैटिकली लिखा गया था ताकि कुछ भी छूट ना जाए। उसने लिखा था कि उसका डिसीजन, ये फैसला इम्पल्सिव नहीं था, उत्तेजना में लिया गया कदम नहीं था। ये महीनों से प्लान किया गया था, लेकिन ऑफिशियल प्रोसेसेस की डिले के कारण वो अपने प्लान्स को पोस्टपोन करता रहा, टालता रहा। तो सेक्शन 1 में 8 दिसंबर के लिए जो उसने टास्क लिखे थे वो कुछ इस तरीके से थे। नंबर 1, सारे लीगल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पैक करो, बैंक पेपर्स जैसे कि प्रॉपर्टी फाइल्स या एफडी के रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह। लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके कोर्ट रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज थे, उन्हें एक ऑर्गेनाइज करके एक तरीके से एक फाइल में रखो। सारे पेंडिंग टास्क खत्म करो, लेटर्स, ईमेल्स, इन सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्ट करो। इंपॉर्टेंट डाटा जैसे कि वीडियोस, नोट्स का बैकअप बनाओ। मिसलेनियस छोटी छोटी जो चीजें रह गई थी उनको रैप अप करने के लिए उसने अपना एक टास्क बनाया। सारे पैसे सिक्योर करो और राइटफुल रेसिपिएंट्स तक पहुंचाओ, यानी कि जो उसके असली हकदार थे, जायज हकदार थे, उन तक पहुंचाओ। अपने टास्क कंप्लीट करके डन मार्क करो। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी कि 9 दिसंबर। 9 दिसंबर के लिए उसने 10 टास्क लिखे। सारे पेंडिंग डेट्स क्लियर करो। नंबर 1, यानी कि डोमेस्टिक हेल्प या जो भी उसके स्टाफ था, जिनके उनके ड्यूज थे, उनके पैसे थे, उन बेचारों को वो सब कुछ दे दा के नक्की करो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करो। रेलेवेंट ईमेल्स के साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो। अपने हैंडराइटिंग नोट जो 23 पेज का उसने लिखा था उसका बैकअप अपलोड करो। लैपटॉप, चार्जर और ऑफिशियल आइटम्स
जितनी भी थी उसके पास वो वापस करो। नोट्स प्रिपेयर करो, इवन नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी लिखा था। फोन के फिंगरप्रिंट्स इरेज करो। फेस रिकॉग्निशन फोन में जो होता है हमारा फीचर वो डिसेबल करो और फोन को अनलॉक करके छोड़ दो। छोटी डाटा रिलेटेड टास्क फाइनलाइज करो। 1 घंटे का लॉन्ग वीडियो अपलोड करो जिसमें उसके सुसाइड के रीजंस मेंशन हो। फाइनल ईमेल ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करो with all the attachments. Section 3 Final moments, कुछ आखिरी पल। लास्ट सेक्शन के टास्क काफी चिलिंग थे, ये मैं आपको बता दूं। अपने हैंड रिटन नोट जो कि 23 पेज का था उसको तरीके से प्रोमिनेंटली टेबल पर रखना, जस्टिस के बोल्ड हेडर के साथ। रूम की कीज, बाइक की चाबी, गाड़ी की चाबी फ्रिज के ऊपर रखना तरीके से। लॉर्ड शिवा यानी भगवान शंकर का 108 बार जप करना, चैंटिंग करना। रूम के सारे विंडोज यानी कि सारी खिड़कियां खोल देना पर दरवाजा लॉक रखना। एक फाइनल शावर लेना, अपने आप को क्लेंस करना और 31 टास्क कंप्लीट होने के बाद एक टास्क बचा था जो उसने कभी डन मार्क नहीं किया, क्योंकि उसके बाद उसका लिस्ट अपडेट करने का कोई चांस ही नहीं बचा था। अतुल ने अपनी मौत को एक डेलिब्रेट एंड दिया जिसे उसने जर्नी टू लिबरेशन का नाम दिया। मैं हूं वरुण शर्मा और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपराध की दुनिया में। जी हाँ, ये कहानी अतुल की, जो एक टैलेंटेड इंजीनियर था। अतुल सुभाष एक 34 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब से ये न्यूज सामने आई है उसकी वीडियो और हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक नोट देश भर में एक चर्चा का मुद्दा बन गया, बड़ा मुद्दा बन गया। अतुल बिहार के समस्तीपुर का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसने कंप्यूटर साइंस करी, उसमें डिग्री हासिल करी और बेंगलुरु में एक हाई पेइंग जॉब हासिल करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत के कारण उसका कैरियर एक प्रॉमिसिंग कैरियर बन गया था, पर जिंदगी के दूसरे मोड़ ने सब कुछ बदल डाला उसका। अप्रैल 2019 में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अतुल की शादी निकिता नाम की एक लड़की से हुई। शादी के पहले 1 साल सब कुछ नॉर्मल था, बढ़िया चल रहा था। एक बेटा भी पैदा हुआ उनका 9 महीने बाद। पर धीरे धीरे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। निकिता के परिवार ने पैसे की मांग करनी शुरू कर दी अतुल के परिवार वालों से। पहले 3 लाख रुपए मांगे, फिर उन्होंने 14 लाख रुपए मांगे। उसके बाद उनकी मांग बढ़ती गई और 50 लाख रुपए तक की मांग करी। जब अतुल 50 लाख
की डिमांड पूरी नहीं कर सका तो टेंशन्स और विवाद और बढ़ गए इन लोगों के बीच में। कोविड के लॉकडाउन के दौरान निकिता अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर उत्तर प्रदेश चली आई। उसने जौनपुर कोर्ट में अतुल और उसके परिवार के खिलाफ काफी सारे केस दर्ज कर दिए, जिनमें डाउरी हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स एक्ट्स और निकिता के पिता की मौत का इल्जाम भी शामिल कर दिया। अतुल ने पिछले 2 सालों में 120 बार कोर्ट के चक्कर काटे, कोर्ट की डेट्स को अटेंड किया। बेंगलुरु से जौनपुर के फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स ने उसकी फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ को छिन्न भिन्न कर दिया था। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 2 साल में 120 बार बेंगलुरु से जौनपुर, क्या मानसिक स्थिति होगी उस बंदे की। अतुल ने अपनी वीडियो में फैमिली कोर्ट जज जो थी वहां पे रीटा कौशिक पर ब्राइबरी के इल्जाम लगाए। इतना हैरेस किया अतुल को इन लोगों ने। उसने कहा कि जज और उनकी टीम ने केसेस को जानबूझकर डिले किया और पैसे लिए। कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए अतुल को 80,000 रुपए महीने का अपनी बीवी को ऑर्डर दिया, जो अतुल के लिए फाइनेंशियली इम्पॉसिबल था। 80,000 रुपए देना अपनी बीवी को उसके लिए इम्पॉसिबल था। अपनी वीडियो में अतुल ने 5 लोगों के नाम लिए जो उसकी मौत के जिम्मेदार बने। नंबर 1 जज रीटा कौशिक, नंबर 2 उसकी बीवी निकिता, नंबर 3 निकिता की माँ, नंबर 4 निकिता का भाई, नंबर 5 निकिता का अंकल यानी कि निकिता का चाचा। अतुल की अंतिम इच्छाएं अपनी मौत से पहले अतुल ने बयान करी, वो थी कुछ 12 इच्छाएं उसने बताई थी, जिनमें एक थी कि जब तक उसका केस सॉल्व ना हो जाए उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित ना की जाएं, और अगर अतुल को इंसाफ ना मिले तो उसकी अस्थियां किसी कोर्ट के बाहर के एक गटर में नाले में डाल दी जाए, बहा दी जाए। एक व्यक्ति का दुखद अंत या पूरे सिस्टम की हार। अतुल की कहानी एक व्यक्ति के जिंदगी के तोड़ने का उदाहरण है। मतलब कि एक व्यक्ति को कैसे झंझोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाता है, जो करप्शन और जुडिशियल सिस्टम के फ्लॉज की वजह से संभव हुआ। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के लॉस की नहीं बल्कि पूरे समाज और सिस्टम के लिए एक आईना है। अतुल सुभाष की कहानी हम सबको एक सिंपल सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार इंसाफ मिलने में इतनी देर क्यों? इतनी देर कब तक होती रहेगी? कब तक तारीखें लगती रहेंगी? कब तक वन साइडेड एक बायस्ड जजमेंट मिलता रहेगा? ये कुछ तमाम सवाल हैं जिनके जवाब या आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। क्या ये ठीक किया अतुल ने? क्या ये ठीक हुआ उसके साथ? हालांकि इस तरह से जिंदगी के चैलेंजेस से हार कर सुसाइड करना तो मुझे नागवारा लगता है। आप लोगों के क्या सुझाव हैं? लेकिन इस दुखद स्टोरी से आप लोगों को परेशान करने का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये जानना है कि हमारा सिस्टम एक प्रॉपर इंसाफ, एक प्रॉपर जजमेंट, एक प्रॉपर फैसला और इतना लंबा केसेस जो ये खींचते हैं ये कब खत्म होगा जाके, ताकि एक नॉर्मल इंसान, चाहे वो
हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको फैसला सही समय पर, उसको इंसाफ सही समय पर कब मिलेगा, या फिर हम इसी तरीके से जिंदगियां गंवाते रहेंगे, जो कि बहुत बेहद अनमोल है। तो आप लोग अपने सुझाव दीजिएगा और अगले हफ्ते फिर आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आऊँगा। तब तक अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को, सबका ख्याल रखिए, सब सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।